आज का टॉपिक है मैक्सवेल के चाल वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन। मैक्सवेल ने गैस के अणुओं के लिए चाल का वितरण नियम दिया, जो इस प्रकार है। यदि n इकाई आयतन में अणुओं की संख्या है तो dn ये इकाई आयतन में ही उन अणुओं की संख्या है जिनकी चाल C से C प्लस dc की परास में हो, और ऐसे अणुओं की संख्या प्रति इकाई आयतन जिनकी चाल C से C प्लस dc की परास में है, यह इस समीकरण द्वारा दी जाती है। dn बराबर 4 पाई n m अपॉन 2 पाई kt की पावर 3/2 c स्क्वायर e टू दी पावर माइनस m c स्क्वायर अपॉन 2 kt dc। यहाँ एक्सपोनेंशियल में e टू दी पावर है माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kt। इसको इस तरह से समझें कि ऊपर है हाफ एम सी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर ये गतिज ऊर्जा होती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा की जगह है हाफ एम सी स्क्वायर, क्योंकि चाल हम सी ले रहे हैं। और नीचे है के टी, ये थर्मल एनर्जी है, तापीय ऊर्जा होती है। के टी की विमा ताप की विमा के बराबर है, टी परमताप है, के टी की विमा ऊर्जा की विमा के बराबर है, टी परमताप है और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो एक्सपोनेंशियल में ई टू दी पावर माइनस के साथ ऊपर है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हाफ एम सी स्क्वायर, और नीचे है तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी के टी। और इसमें एक फैक्टर और है 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। 4 पाई सी स्क्वायर डी सी ये उस गोलीय खोल का आयतन है जो सी त्रिज्या के गोले और सी प्लस डी सी त्रिज्या के गोले के बीच का भाग है। तो यह मैक्सवेल का गैस के अणुओं के लिए चाल का वितरण नियम है, और इस चाल वितरण नियम का सत्यापन करने के लिए इस तरह की प्रायोगिक व्यवस्था है। मैक्सवेल के चाल वितरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन लेमर्ट के उपकरण द्वारा किया जा सकता है, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस चित्र में जो दिखाया गया है ये लेमर्ट का उपकरण कहलाता है। इसमें एक ओवन है, भट्टी है, जिसके अंदर उच्च ताप पर पारा भरा है। ओवन भट्टी के अंदर अधिक ताप पर पारा मरकरी भरा हुआ है, जिससे ये मरकरी गैस Hg गैस जो लिखा है ये उत्पन्न हो जाती है, यानी गैस अणुओं के रूप में उत्पन्न हो जाता है। S एक बहुत सूक्ष्म छिद्र है। इस बहुत सूक्ष्म छिद्र S से ये मरकरी के अणु बाहर निकलते हैं और ये अलग अलग दिशाओं में चलेंगे। एक भट्टी है जिसके अंदर उच्च ताप पर पारा भरा है। इसमें अति सूक्ष्म छिद्र S से पारे के अणु बाहर निकलते हैं। इस प्रकार पलायनित अणु स्लेटों S1 व S2 से
किरण पुंज में समांतरित किए जाते हैं। एस सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले पारे के अणु जो अलग अलग दिशाओं में फैलते हैं, इनको एक बारीक किरण पुंज के रूप में प्राप्त करने के लिए ये दो समानांतर स्लिट S1 और S2 रखी गई हैं। इन दोनों स्लिटों से निकलने के बाद मरकरी पारे के अणु एक सरल रेखा में बारीक किरण पुंज के रूप में चलते हैं। क्योंकि अणु संख्या में बहुत कम है, क्योंकि छिद्र S बहुत ही सूक्ष्म है, तो बहुत कम संख्या में पारे के अणु इन स्लिटों S1, S2 से बाहर निकल रहे हैं, जिससे इस किरण पुंज में परस्पर अन्योन्य क्रिया को नगण्य माना जा सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये अणु जो इस बारीक किरण पुंज के रूप में प्राप्त किए गए हैं, इनमें पारे के अणुओं के बीच आपस में कोई अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है, इनमें आपस में कोई बल नहीं लग रहा है। ऐसा किरण पुंज आणविक किरण पुंज कहलाता है। D1 व D2 एक ही धुरी पर D दूरी पर लगी दो डिस्क हैं। ये दो डिस्क दिखाई गई हैं D1 और D2, जो एक ही धुरी पर लगाई गई हैं। इस धुरी के घूमने पर ये दोनों डिस्क एक साथ घूमती हैं। इनमें खांचे इस प्रकार बने होते हैं कि उनमें थीटा कोण का अंतर होता है। दोनों डिस्क D1 और D2 में एक एक खांचा बना हुआ है, और ये खांचे इस तरह से बने हुए हैं कि दोनों के खांचों के बीच में जो कोणीय दूरी है वो थीटा है, थीटा कोण के अंतर से बने हुए हैं। थीटा लगभग 2 डिग्री हम लेते हैं। पारे के अणु समांतरित किरण पुंज के रूप में डिस्क D1 पर आपतित होता है। पारे के अणु S1 और S2 स्लिट से निकलने के बाद समांतरित किरण पुंज के रूप में डिस्क D1 पर आपतित हुआ, और इसके खांचे में से ये अणु बाहर निकलेंगे। कुछ अणु खांचे से बाहर निकलेंगे, कुछ रोक दिए जाएंगे। इसके बाद जो अणु इस D1 डिस्क के खांचे से बाहर निकल गए, वो D2 डिस्क तक पहुंचते हैं, और उनमें से भी कुछ अणु रोक दिए जाएंगे, और केवल कुछ अणु ही डिस्क D2 के खांचे से होते हुए आगे संसूचक तक, डिटेक्टर तक पहुंचते हैं, जहां इनको संसूचित किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि कितने अणु यहां पर आ रहे हैं। डिस्क D1 व D2 को धुरी की सहायता से कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। किरण पुंज के उन अणुओं में से जो D1 के खांचे में से गुजर जाते हैं, केवल वे ही अणु D2 के खांचे में से गुजरेंगे जिनकी चाल c इतनी है कि जितने समय में ये अणु d दूरी चलकर D1 से D2 तक पहुंचते हैं, उतने समय में ही D2 का खांचा थीटा कोण से घूम जाता है। तो जो अणु डिस्क D1 के खांचे से बाहर निकले, वो डिस्क D2 के खांचे से भी बाहर तभी निकल पाएंगे जब उनकी एक विशेष चाल होगी, और वो विशेष चाल c यदि इस प्रकार की है कि उससे D1 से D2 तक पहुंचने में d दूरी है, D1 और D2 के बीच में स्मॉल d दूरी है, तो दोनों डिस्क के बीच की दूरी स्मॉल d चलने में जितना समय लगता है, उतने समय में D2 डिस्क का जो खांचा है यह थीटा कोण से घूम जाए। तो शर्त यह है कि एक अणु को d दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो D2 डिस्क को थीटा कोण से घूमने में लगा समय।
यदि यह शर्त पूरी होती है, जिन अणुओं के लिए यह शर्त पूरी होती है वो अणु डिस्क D1 और D2 दोनों के खांचों से गुजरकर आगे संसूचक तक पहुंचते हैं। अणु को d दूरी तय करने में लगा समय, स्मॉल d दूरी दोनों डिस्कों के बीच की दूरी है, स्मॉल d दूरी तय करने में समय लगेगा d/c। यदि अणु की चाल c है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे हम समय निकाल सकते हैं, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल d/c। तो c चाल से d दूरी तय करने में लगा समय बराबर है d/c, और यह समय बराबर होना चाहिए D2 डिस्क को थीटा कोण से घूमने में लगा समय। D2 डिस्क को थीटा कोण से घूमने में लगा समय होगा θ/ω, क्योंकि ओमेगा कोणीय वेग है, जिस कोणीय वेग से दोनों डिस्क घूम रही है। तो कोणीय वेग ओमेगा यह बराबर होता है कोण बटे समय। इससे हम समय ज्ञात करें तो समय होगा कोण बटे कोणीय वेग, यानी θ/ω। तो d/c बराबर θ/ω है। इससे हम c चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं। c चाल बराबर हुई ओमेगा d/θ। अब इस चाल c बराबर ओमेगा d/θ के अणु संसूचक द्वारा संसूचित किए जाते हैं। ओमेगा का मान बदलकर अलग अलग चाल के अणुओं की संख्या संसूचक द्वारा ज्ञात की जाती है। यदि हम ओमेगा कोणीय वेग को बदल दें, जिस कोणीय वेग से दोनों डिस्क घूम रही हैं, ओमेगा को बदलने से चाल c का मान बदल जाएगा। एक अलग चाल के अणु इन दोनों डिस्क के खांचों से बाहर निकलेंगे। तो हम अलग अलग चाल के अणुओं की संख्या संसूचक के द्वारा ज्ञात करते हैं। ये प्रायोगिक मान मैक्सवेल के चाल वितरण नियम को सत्यापित करते हैं। अब हम मैक्सवेल के चाल वितरण नियम की सहायता से सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, औसत चाल, मीन स्पीड और एवरेज स्पीड, और वर्ग माध्य मूल चाल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज्ञात करेंगे। ये मैक्सवेल का चाल वितरण नियम है। n इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या है, तो dn इकाई आयतन में गैस के उन अणुओं की संख्या जिनकी चाल c से c प्लस dc की परास में है, दी जाती है। dn बराबर 4πn m/2π kT की पावर 3/2 c स्क्वायर e⁻⁻mc² 2 kT इंटू dc। इसको हम समीकरण 1 लिखें। अब हम ये 3 चाल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अणु की चाल c से c प्लस dc चाल परास में होने की प्रायिकता को हम fc/dc लिखें। तो अणु की चाल c से c प्लस dc की परास में है, इसकी प्रायिकता दी जाएगी dn/n से। dn उन अणुओं की संख्या है जिनकी चाल इस चाल परास में है, और n कुल अणुओं की संख्या है, और ये दोनों ही प्रति इकाई आयतन है। तो dn/n यह प्रायिकता को व्यक्त करेगा कि एक अणु की चाल c से c प्लस dc की चाल की परास में है। इसको हम fc/dc लिख रहे हैं, और यह dn/n का मान मैक्सवेल के चाल वितरण नियम से इस समीकरण 1 से हम dn/n ज्ञात करें। n को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में नीचे ले आएं, तो dn/n बराबर हो जाएगा 4π। अब n यहाँ नहीं रहेगा, इसको सही कर लें। 4π n नहीं है, यह केवल 4π है। 4π m/2π kT की पावर 3/2 c स्क्वायर e⁻⁻mc² 2 kT इंटू dc। तो dn/n इसको हम fc/dc लिख रहे हैं।
DC दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। वह विशेष चाल Cp जिसके अणुओं की संख्या सबसे अधिक हो या जिसके लिए प्रायिकता Fc सर्वाधिक हो, सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल कहलाती है। तो सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल वह है जिसकी संभावना सबसे अधिक है, जिसकी प्रायिकता सबसे अधिक है या जिस चाल के अणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल को हम Cp माने तो C बराबर Cp के लिए संभावना सबसे अधिक होगी, प्रायिकता सबसे अधिक होगी। तो इस Fc का डिफरेंशिएशन C के साथ यह 0 के बराबर होगा। यह मैक्सिमा उच्चिष्ट की शर्त है। मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट दोनों के लिए ही शर्त है कि उस राशि का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो। तो Fc का मान अधिकतम हो, इसके लिए भी शर्त यही है कि Fc का डिफरेंशिएशन C के साथ 0 के बराबर हो। तो हम Fc का डिफरेंशिएशन करें C के साथ और इसको 0 के बराबर लिखें। तो हम Fc में देखें, ये है Fc DC जो बराबर है 4 पाई, n यहाँ पर नहीं है, 4 पाई है केवल, m अपॉन 2 पाई kT की पावर 3/2 C स्क्वायर e टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT इंटू DC। तो DC के अलावा जो है ये Fc है। और अब इस Fc का डिफरेंशिएशन करें तो हम देखें इसमें C पर डिपेंड करने वाले दो ही फैक्टर हैं, एक C स्क्वायर और दूसरा e टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT। इन दो पदों में ही C आ रहा है, बाकी में C नहीं है, बाकी कांस्टेंट है। तो हम डिफरेंशिएशन करें इन दो पदों का और उसको 0 के बराबर रख दें। C स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लें, e टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT को सेकेंड फंक्शन मान लें। तो जब C के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से होगा, फर्स्ट फंक्शन C स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है e टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT। इसका डिफरेंशिएशन C के साथ ये होगा e टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT तो आएगा ही। इसके अलावा माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT का डिफरेंशिएशन और आएगा जो होगा माइनस एम अपॉन 2 kT जो C स्क्वायर के साथ है, और C स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2C। तो यह टर्म है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड से। फिर प्लस सेकंड फंक्शन है e टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है C स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन है 2C और इक्वल टू 0। टू सी ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो यह ब्रैकेट के अंदर की राशि 0 होगी, यानी एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT बराबर 1 होगा। एम सी स्क्वायर अपॉन 2 kT बराबर 1, इससे C का मान आएगा अंडर रूट 2 kT अपॉन m। C स्क्वायर बराबर आएगा 2 kT अपॉन m और C होगा इसका अंडर रूट, यानी अंडर रूट 2 kT अपॉन m। C के इस मान को ही हम Cp लिख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल। तो सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल Cp बराबर होगी अंडर रूट 2 kT अपॉन m। दूसरा हम ज्ञात करेंगे औसत चाल, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड। स्पीड चाल C का औसत मान ज्ञात करना है, इसको हम Cm से लिख रहे हैं। m
मीन के लिए है, माध्य चाल। तो सी एम औसत चाल। तो सी का माध्यमान हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, इंटीग्रल सी डी एन अपॉन इंटीग्रल डी एन। तो ये सी का माध्यमान ज्ञात किया जाएगा इस तरह से, और यहाँ डी एन का मान रखते हैं मैक्सवेल के चाल वितरण नियम की सहायता से, और नीचे जो इंटीग्रल डी एन है ये एन के बराबर है, तो 1 अपॉन इंटीग्रल डी एन को 1 अपॉन एन लिख लिया है, इंटीग्रल डी एन बराबर एन, और ऊपर है इंटीग्रल सी डी एन, तो इंटीग्रल सी और ये डी एन का मान रख दिया 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 सी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू डी सी। एन से एन कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा बचेगा 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रल के अंदर बचेगा सी क्यूब ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी सी। और इंटीग्रल क्योंकि सी के लिए है और सी के मान 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं, तो हम इंटीग्रल की लिमिट ले रहे हैं 0 से इन्फिनिटी। और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी सी क्यूब ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी सी, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का मान याद रखें, ये होगा 1 अपॉन 2 एम स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर टी स्क्वायर। और इस सब को सरल करने पर सी एम माध्य चाल का मान हमें मिलता है √8 के टी अपॉन पाई एम। तो ये है सी एम माध्य चाल मीन स्पीड √8 के टी अपॉन पाई एम। और अब ज्ञात करेंगे वर्ग माध्य मूल चाल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको लिखेंगे CRMS। RMS मतलब है रूट मीन स्क्वायर। वर्ग माध्य मूल चाल RMS इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर, हिंदी में हम पीछे से चालू करते हैं, पहले स्क्वायर यानी वर्ग, फिर एम मीन माध्य, और फिर लास्ट में आर रूट। तो इंग्लिश में तो RMS रूट मीन स्क्वायर, और हिंदी में पीछे से चालू करें, स्क्वायर यानी वर्ग, एम मतलब माध्य मीन, और फिर आर यानी रूट मूल। तो CRMS, सी का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, तो पहले सी का वर्ग करें, सी स्क्वायर, फिर इसका माध्य लें, सी स्क्वायर का माध्य लेंगे इंटीग्रल सी स्क्वायर डी एन अपॉन इंटीग्रल डी एन करके, और फिर इसका मूल लें यानी अंडर रूट लें, तो इसके चारों तरफ अंडर रूट लगा दें। तो इस तरह से CRMS ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग माध्य मूल मान सी का। तो सी का वर्ग किया सी स्क्वायर, फिर इसका माध्य लिया इंटीग्रल सी स्क्वायर डी एन अपॉन इंटीग्रल डी एन, और फिर इसका मूल किया अंडर रूट किया, तो हमें मिल रहा है CRMS बराबर √C इंटीग्रल सी स्क्वायर डी एन अपॉन इंटीग्रल डी एन। नीचे जो इंटीग्रल डी एन है ये एन के बराबर हो गया है, तो यह बराबर होगा √1 अपॉन एन, और फिर इंटीग्रल है सी स्क्वायर डी एन, तो इंटीग्रल सी स्क्वायर, और ये डी एन का मान रख दिया है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन चाल वितरण नियम की सहायता से, जो बराबर है 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 सी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू डी सी। एन से एन कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, नीचे भी एन है ऊपर भी एन है। इसके अलावा बचेगा अंडर रूट के अंदर इंटीग्रल 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 सी टू दी पावर 4 ई टू दी पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी सी।
बाकी चीज़ें जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के बाहर ले लें, और क्योंकि ये अंडर रूट में है तो एक तो अंडर रूट 4 पाई बाहर आ गया, एक m/2 के टी की पावर 3/2 था, और इसका जब अंडर रूट करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 3/4। और इसके अलावा अंडर रूट के अंदर अब इंटीग्रल बचा है, वो है c4e⁻⁻mc² / 2kt dc। और इंटीग्रल की लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक है, क्योंकि गैस के अणुओं की चाल c का मान 0 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी संभव है। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो अंडर रूट के अंदर है, इसका मान रखें और इस पूरे को हल करें तो इसका मान आता है √3kt/m। तो CRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मान है √3kt/m। तो इस तरह से हमने 3 तरह की चाल ज्ञात की। सबसे पहली सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको CP से लिख रहे हैं, और CP का मान था √2kt/m। दूसरा माध्य चाल थी, मीन स्पीड, जिसको CM से लिख रहे थे, और उसका मान आ रहा था √8kt/m। और अंत में हमने ज्ञात किया था CRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वर्ग माध्य मूल चाल CRMS, ये आई √3kt/m। ध्यान दें कि इन तीनों ही चालों में अंडर रूट के अंदर kt/m तो है ही, अंडर रूट के अंदर kt/m तो है ही, इसके अलावा CP में है √2kt/m। अंडर रूट kt/m के अलावा अंडर रूट के अंदर 2 है CP में। CM में अंडर रूट के अंदर kt/m के अलावा है अंडर रूट के अंदर 8/π, और CRMS में अंडर रूट के अंदर kt/m के अलावा है 3। तो यदि हम इन तीनों का अनुपात ज्ञात करें, CP अनुपात CM अनुपात CRMS, तीनों का रेशियो ज्ञात करें, तो पहले अंडर रूट kt/m तो तीनों में कैंसिल कर देंगे। पहले में बचेगा √2 kt/m के अलावा देखें √2, और दूसरे में बचेगा √8/π, और तीसरे में आएगा √3। इन तीनों का अनुपात ज्ञात करें तो ये अनुपात आता है 1/1.128/1.224, यानी CP का मान सबसे कम है, इसके बाद CM और इसके बाद CRMS का मान सबसे अधिक है। दूसरा CRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये √3kt/m है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यदि हम कैपिटल N से गुणा कर दें ऊपर और नीचे, तो ये हो गया √3nkt/nm। Nk बराबर R होगा, यह सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और Nm बराबर कैपिटल M होगा अणु भार। N यदि हम 1 मोल गैस मान लें तो एवोगैड्रो संख्या है, 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या है। 1 मोल गैस ले रहे हैं तो Nk बराबर R, और Nm बराबर कैपिटल M, ये अणु भार है। तो N अणुओं की संख्या से गुणा करें, 1 मोल गैस के लिए यदि हम ले रहे हैं तो ये एवोगैड्रो संख्या है। तो √3kt/m यह √3RT/M इस तरह से लिख सकते हैं। K की जगह R हो जाएगा, सार्वत्रिक गैस नियतांक, और स्मॉल m जो एक गैस के एक अणु का द्रव्यमान है, इसकी जगह कैपिटल M है जो गैस का अणु भार है।